बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ ने आज़ादी कश्मीर में यादगार शहादा पर हाज़री दी और फातिहा ख्वानी भी की, जबकि आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि कश्मीर की खातिर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो ज़रूर लड़ेंगे, बिलाशुबा कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। दूसरी जानिब इस्माइली कम्यूनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, मुल्क भर में आज यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि भारत तनाज़ा कश्मीर पर बामैनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। देखें जी, ये सबसे पहले तो प्रिंस करीम आगा खान एक बड़ा नाम, और आज की दुनिया में जब हम देखते हैं कि हर तरफ जंगें और बदअमनी और एक हर तरफ एक बहुत ही केओस है, तो उसमें प्रिंस करीम आगा खान जैसी शख्सियत जो हैं, जिन्होंने अमन, भाईचारे और ज़ाहिर है कि एक बड़ा नाम मजहबी शख्सियत के हवाले से उनका रहा, लेकिन उससे हटके जो उनके बाकी जो काम हैं, आगा खान फाउंडेशन, हॉस्पिटल्स में आप जाएं, आप उनके स्कूल देखें और उनका पूरी दुनिया में, और वो जो है वो उनका जाना जो ऐसा एक इस तरह के माहौल में तो बहुत और बेचैनी पैदा करता है कि ये जो हैं ये दुनिया से गए, और तमाम अक्रॉस द वर्ल्ड तमाम मज़ाहिब के मसालिक के लोग जो हैं, ना सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी उनको याद कर रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत बड़ा खाला। और दूसरा जो है वो आज 5 जनवरी के हवाले से, 5 फरवरी के हवाले से, और उसमें जो कश्मीर का इशू है, देखें वो इस मामले को कहीं ना कहीं जाके हल होना है, और ये हल अगर नहीं होगा तो ये बिल्कुल जिस तरह से, यानी आप समझें कि जो वहाँ पर बेचैनी और एहतजाज और मतलब है कि मुज़ाकरात ख़त्म होने के नतीजे में जो हालात पैदा हुए, जंगें हुई, बिल्कुल जो फ़लस्तीन का मामला है उसके साथ आप कश्मीर के मामले को लिंक करें। ये वो इश्यूज़ हैं जो बड़ी ताकतों के दरमियान जब लड़ाइयाँ हुई और आज़ादियाँ मिलीं, तो वो यहाँ पर जाते जाते यहाँ से जो कॉलोनीज़ थी वो पीछे मसाइल छोड़ के चले गए, और उनमें बहुत बड़ा मसला जहाँ पर गज़ा का है वहाँ पर जो है, बल्कि फ़लस्तीनी रियासत का है, वहाँ पे कश्मीर का भी है। और ये वो मामलात हैं जहाँ पर सियासी जमातों से और क़यादतों से और सबसे हट के सारी कौम जो है वो आज ख़ास तौर पे बहुत सारी, मैंने कहा ना, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लाम, किसी पार्टी को नाम ना रह जाए, और आम लोग हों, आज इतना जो है ये सवाल उठा है, क्योंकि ये अचानक होता है ना कि आपको एक वाक़या सामने आपके हो रहा होता है, तो आपको अचानक उसके साथ वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि भाई ये गज़ा में अगर हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, तो कश्मीर में क्या गुजर रही होगी। तो वो वहाँ पे एक मामला ऐसा है जो कि जो हमेशा यहाँ पे एक आप समझें कि जंगें भी हुई हैं, इसके लिए शहादतें भी हुई हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये है कि ये जब तक मकबूजा कश्मीर का मामला हल नहीं होता, यहाँ पे अमन नहीं आ सकता, दुनिया में अमन नहीं आ सकता। तो हमारी दुआ है कि वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनको भी कोई सुख चैन मिले। दूसरा जो बात है वो गज़ा के हवाले से, देखें ये कभी वो कहते हैं ना कि वही बात के कभी कभी चंद दिनों में, चंद वाक़यात में ऐसा होता है कि चंद दिनों में, चंद घड़ियों में लगता है कि साल सदियों के वाक़यात हो गए। तो ये वही दिन चल रहे हैं इस वक्त। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो या तो अनजाने में, या ये है कि वेल प्लान्ड, या ये है क्योंकि वाइट हाउस के अंदर भी बहुत से लोगों को इल्म था इस बात का कि नेतन्याहू पहुंचेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर ये ऐलान हो जाएगा
और उन्होंने 3-4 बातें की उसमें जो कि बड़ी बुनियादी हैं और सुबह से डिस्कस हो रही हैं, लेकिन उनको ज़ाहिर है कि उनकी बात की जा सकती है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि ये जो गज़ा है, बिल्कुल उन्होंने ऐसे जैसे कि तो प्रॉपर्टी के हवाले से उन्होंने प्रॉपर्टी, ज़ाहिर है उन्होंने बात भी यही की कि प्रॉपर्टी, और ये उनके जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, ये मैं अगर सेकंड दिखाऊं स्लाइड गार्डियन में, ये पिछले साल मार्च में ये बात कह चुके हैं कि गज़ाज़ वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी कुड बी वेरी वैल्यूएबल। ये पिछले साल जैरेड कुशनर ये बात कर चुके हैं गार्डियन के मुताबिक, ये 19 मार्च को, कि ये जो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है ये बड़ी ज़बरदस्त, इसकी ये हार्वर्ड में किसी जगह पे गए थे तो वहाँ पर उन्होंने अपनी बात की थी। लेकिन जो आज उन्होंने बात की है पिछले चंद घंटों में, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात सामने आई है, तो ये तो बिल्कुल स्क्रिप्ट है जो इसराइल की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उनकी एक रिपोर्ट उन्होंने, अगर फर्स्ट हम देखें यहाँ पे देखें तो ये 972 मैगज़ीन जो है उसमें ये 30 अक्टूबर को ही ये रिपोर्ट आई थी, और ये बिल्कुल उसके मुताबिक ये बात है। एन इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट रिव्यूड बाय लोकल कॉल, ठीक है ना, शो हाउ द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन ट्रांसफर टू द सिनाई, यानी सीना जिसको हम कहते हैं, ये 30 अक्टूबर 2023 का बिल्कुल ये वही स्क्रिप्ट है, उसी को उन्होंने पढ़ दिया है। और इसमें आगे भी हम देखें तो डॉक्यूमेंट जो है ये रिकमेंडेशन इजरायली डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, ये वो मिनिस्ट्री डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा है, फिर आगे हम चले जाएं, कि ये जो है ये मेक इट क्लियर देयर इज़ नो होप ऑफ रिटर्निंग, यानी डॉक्यूमेंट जो है वो ये बता रहा है कि गज़ा से सिविलियंस, बिल्कुल जो बात है वो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 30 अक्टूबर 2023 का ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा, प्लान वॉज फर्स्ट रिपोर्ट इजरायली बिजनेस न्यूज़पेपर कैल्किस में आया था, और फुल टेक्स्ट उसका पब्लिश हो चुका है और ट्रांसलेट यहाँ हो चुका है, और उसमें वो यही बात है कि भाई ऐसा है कि सेवरल स्टेजेस में, पहली स्टेज में एक्शन जो है वो ऐसा करो कि पॉपुलेशन गज़ा की इवैक्यूएट हो जाए साउथ की तरफ, और फिर एयर स्ट्राइक्स करो नॉर्थर्न गज़ा में, और फिर सेकंड स्टेज में ग्राउंड इंकर्जन करो, और फिर उसके बाद ये है जाते जाते और फिर ये कह दो कि ये सारा जो है ये बस ऐसे ही होगा और वो वापस ना आए। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है नेतन्याहू के साथ खड़े होके, तो उस पर वो बार बार कह रहे थे कि बीबी नेतन्याहू, ज़रा बीबी बोलो, उसको कह रहे थे। तो वो शायद नेतन्याहू ने भी जो आगे से उसका भी रिस्पॉन्स था कि आप तो मुझसे भी कहीं ऊपर पहुंच गए, मैं तो कुछ और यहाँ पर बात कहने आया था, तो आप तो मुझसे भी कहीं आगे निकल गए, 2 हाथ आगे जाके आपने बात की। तो 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये गज़ा से ये लोग यहाँ से चले जाएं, और इजिप्ट और जो जॉर्डन है उनसे, या और बाकी भी अरब ममालिक हैं, उनसे मैं बात करूँगा और वो मान जाएंगे। एक तो बात उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने कहा कि परमानेंटली ओनरशिप, मुस्तकिल ओनरशिप, और यहाँ पे जो है वो पीपल ऑफ द वर्ल्ड आएंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे, और यहाँ पे जो है वो रहा करेंगे। फ़लस्तीनी चाहे तो वो भी आ जाएं, लेकिन ये कि अमेरिकन होगा, इसराइल का भी नहीं, अमेरिकन होगा। एक ही बात, अमेरिका इसराइल। और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो ईरान के हवाले से कहा कि ईरान जो है उसके साथ हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ईरान पे, लेकिन ये कि अगले चंद घंटों में उनका मिजाज चेंज हो गया। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिजाज है वो अगले चंद घंटों में ईरान के हवाले से चेंज हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, अगर हमारे पास उसकी पिक्चर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि हम जो हैं वो ये बिल्कुल गलत इसको समझा जा रहा है कि हम ईरान के ऊपर कोई अटैक कर देंगे। और क्योंकि उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बात की कि मुझे कुछ हो जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, तो नामो निशान मिटा दिया जाए ईरान का। मुझे अगर कत्ल कर दिया जाए तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाए, सफ़ा हस्ती से ईरान को जो है वो मिटा दिया जाए। मैं यहाँ एसोसिएटेड प्रेस कोट कर रहा हूँ। 4th, Trump says कि he is given advisors instructions for Iran to be obliterated if it assassinates him। अच्छा, अब ये उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ईरान जो है वो, ईरान के साथ हम बात कर रहे हैं, हमारा राब्ता है, सब कुछ है।
लेकिन यह है कि उसके बाद शाम तक उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक उनका सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला हुआ था कि नहीं, उस बात को गलत अंदाज में लिया गया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ईरान के साथ वगैरह वगैरह वगैरह, और हम उसको पुश करेंगे, हम ईरान को जो है वो प्रेशर बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, और हम ये चाहते हैं कि ईरान भी उसी तरह से बने। और ये अच्छा, अब ये जो बात है, अब इसमें दो तीन बातें यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि ये अब इसके बाद वो यहाँ पर रुक गया मामला सारा। यानी क्या मामला रुका? वो रुक गया कि जी अब सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज का ये आखिरी दिन चल रहे थे, इसमें सेकंड स्टेज की बात शुरू होनी थी, 42 दिन का है ना, ठीक है ना, तो अभी उसके दरमियान में ही ये नहीं, मार्च तक जाना था फर्स्ट स्टेज को, तो उसमें ये पहली ही स्टेज के दरमियान ये की बात रुक गई। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल ये बात क्लैरिटी के साथ, कि इसके ऊपर इजिप्ट और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट सीसी हैं उनकी आज किंग अब्दुल्ला से बात हुई, दोनों की आपस में बात हुई, और जो इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो टर्की में हैं, जहाँ पे सीरिया के अहमद शरा सऊदी अरेबिया के बाद वहाँ पहुँचे, तो उनकी आपस में तो ये सारा रब्ता हुआ। ये मुल्क जंग में चले जाएंगे इसराइल के साथ, ये जंग छेड़ देंगे बड़ी यहाँ पे। दूसरी सूरत में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने उसमें जो यानी उन्होंने कहा कि मैं अगले 2-3 हफ्तों में फ़ैसला करूँगा कि मगरबी किनारे का क्या करना है, यानी वेस्ट बैंक का क्या करना है, और यानी दरिया उर्दून से लेके और मेडिटेरियन तक जो है वो सिर्फ इसराइली होगा, यानी ग्रेटर इसराइल हो गया तो फ़लस्तीन नहीं होगा, और फिर होगा ग्रेटर इसराइल होगा। अच्छा, अब ये ग्रेटर इसराइल जो है इसके बारे में ये अगर हम देखें ना, एक तो यानी ज़्यादातर जो तस्वुर आता है तो वो किंग डेविड जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के, कई दफ़ा पे बात पहले भी कर चुका हूँ एंड ऑफ टाइम में सारा इसका, कई साल पहले, लेकिन ये कि अगर हम यहाँ पे देखें तो किंग डेविड एम्पायर से वो इसका जिक्र करते हैं कि जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का के ज़माने का जो नक्शा उनके सामने होता है तो वो ये होता है। अच्छा, और इसमें जो है, लेकिन इसमें एक फिर तारीख़ी तौर पे एक बात है जो उनको तंग करती है। तारीख़ को अगर हम नहीं देखते तो ईरान उनके ज़हन में इसलिए आता है कि यहाँ से साइरस, ठीक है, साइरस ने जाके वहाँ पे हेकल के ऊपर, अच्छा उसके बाद जो है वो तो अब ये कि ये 2-3 बड़ी बुनियादी बातें। पहली बात तो ये कि जंग में चले जाएंगे, यानी इजिप्ट और जॉर्डन, इनके दरमियान ये बात हो रही है, इनमें राब्ता भी हुआ और फुल फ्लैश जंग में चले जाएंगे। पहले शायद जॉर्डन जाए, उसके बाद इजिप्ट भी चला जाएगा। देखिए, इजिप्ट की तो कोई 6000 साल पुरानी तारीख़ है ना, जो हमें इंसानी तारीख़ मिलती है, पुरानी तहजीब है इजिप्ट, और हम चले जाएँ तो 6000 साल पहले से शुरू करें तो उसके बाद वो मुख्तलिफ़ हवालों से कदीम मिस्र में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन यह है कि अगर हम चले जाएँ 19वीं सदी के दरमियान में चले जाएँ तो 19वीं सदी के दरमियान में मिस्र जो है यहाँ पे ये नेपोलियन आ गए थे, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, और यहाँ पे जो सल्तनत उस्मानिया के हाथ से ये निकल गया था मिस्र, तो मिस्र में यहाँ पे फिर जो है वो मोहम्मद अली पाशा को भेजा गया गवर्नर बना के। उन्होंने मोहम्मद अली पाशा जो है उन्होंने पहले तो जो है वो आज़ाद करवाया इस पूरे इलाके को, मिस्र को, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने मोहम्मद अली पाशा को ये जदीद जो अभी हमें मिस्र इस वक्त नज़र आ रहा है उसका बानी भी कहते हैं उन्हें, और फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बगावत कर दी सल्तनत उस्मानिया में, यानी जो कुस्तुनतुनिया में जो मौजूद थे सुल्तान उनके ख़िलाफ़, और फिर बड़ी क़ुव्वत पकड़ी उन्होंने। अच्छा, ममलूक जो थे उनसे भी लड़ाई हुई यहाँ पे मिस्र में, उनको भी उन्होंने हमेशा के लिए ममलूक यहाँ से ख़त्म किए, और साथ ही जो है वो मोहम्मद अली पाशा की लड़ाई हुई सल्तनत उस्मानिया के साथ, और फिर दोनों के दरमियान यानी इतने वो ताकत पकड़ गए थे कि सल्तनत उस्मानिया के साथ फिर उनका पीस एग्रीमेंट हुआ। उनको मोहम्मद अली पाशा एक टाइटल टर्की में, तो मोहम्मद अली पाशा के साथ फिर 1840 या 41 या 42 में कहीं
एग्रीमेंट हुआ बाकायदा, और मिस्र जो है वो उसके बाद मिस्र में ये बादशाहत चलती रही, और ये बादशाहत चलती रही 1952 तक, यानी तकरीबन 100 साल। ठीक है, मोहम्मद अली पाशा वो सल्तनत उस्मानिया, और 1952 तक जब शाह फारूक जो हैं उनका तख्ता नहीं उलट दिया, ये मोहम्मद नकीब और जमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, जिसको कर्नल्स कू कहते हैं। और तो इजिप्ट जो है, अच्छा, लेकिन इजिप्ट जो है वो पहली जंग अजीम जब हुई तो ज़ाहिर सल्तनत उस्मानिया का फैसला उसमें होना था, तो इजिप्ट जो है वो बरतानिया के साथ था, मिस्र, पहली जंग अजीम में। लेकिन फिर उसके बाद मिस्र में ये हुआ कि जैसे ही ये बेल्फोर एग्रीमेंट और ये सारे साइन हुए, तो फिर मिस्र जो है वो मिल गया फ़लस्तीनियों के साथ। और उस ज़माने में फिर जब ये वही दौर है 1935-36 का, जब अख़वान वहाँ पे उन्होंने क़ुव्वत पकड़ी, अख़वान मुस्लिमून ने, और उसके साथ जो हैं वो यहाँ पे फिर मिस्र के जो फ़दाईन थे और बाकी सारे। लेकिन बाद में फिर ये हुआ, और ये इतना बढ़ता गया मामला, इतना बढ़ता गया कि उसके बाद फिर ये जंग जो है वो छिड़ी। इसराइल जब का ऐलान हुआ तो अरब मुल्कों के साथ एक लड़ाई हुई, जंग छिड़ी, और उसके बाद फिर वहाँ पे ये हुआ कि गज़ा जो है वो इजिप्ट के पास आ गया, और जो वेस्ट बैंक है वो आ गया। मुआहदे हुए जब आर्टेमिस एग्रीमेंट्स वगैरह, वो मैं बहुत दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बताऊँ दोबारा, तो वो जॉर्डन के साथ हुआ और मगरबी किनारा वहाँ गया। लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि जॉर्डन के जो शाह अब्दुल्ला अव्वल थे, उनको फ़लस्तीनी जो एक इंतहा पसंद, उन्होंने कत्ल कर दिया। अच्छा, ये हिस्ट्री जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जॉर्डन जो है वो, जॉर्डन में जहाँ ये बात होती है ना, मतलब जॉर्डन की फिर ऐसे हुआ, क्योंकि एक तो जॉर्डन जो है वो, उसके बारे में फ़लस्तीनी कहते हैं कि ये तो हमारी ज़मीन पे, हमारी जो लैंड हमारा है, तो बड़ी सेंसिटिविटीज़ हैं इसकी। और फिर ये हुआ कि 1967 तक जॉर्डन ने तमाम फ़लस्तीनियों को, यानी पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों की 30 सीटें थी, और तमाम जो फ़लस्तीनी थे उनके पास जॉर्डन की नेशनैलिटी थी। 1967 तक तमाम जॉर्डेनियंस के पास, या जॉर्डन में जितने पैलेस्टीनियंस थे, जब तक वेस्ट बैंक था इनके पास, ईस्ट बैंक और वेस्ट बैंक, जो कि दरिया उर्दुन के दो बैंक्स हैं, यानी दो उसके साहिल हैं, तो जॉर्डन ने सबको नेशनलिटी दी हुई थी पैलेस्टीनियंस को। लेकिन ये हुआ कि जब जंग हुई 67 की, तो 67 की जंग में वेस्ट बैंक जो है वो चला गया। तो वेस्ट बैंक गया तो यहाँ पे मगरबी किनारे पे इसराइल ने कब्ज़ा किया, तो उन्होंने उसके बाद फिर ये हुआ कि वो जो वहाँ लोग चले गए, उनकी जॉर्डेनियन जो नेशनलिटी थी वो ख़त्म कर दी। उसके नतीजे में फिर PLO की यासिर अरफात और शाह हुसैन मरहूम के दरमियान शदीद तनाज़ा पैदा हुआ, जिसको हम ब्लैक सितंबर कहते हैं 1970 में। वो इसलिए हुआ कि यहाँ पर फ़लस्तीनी थे, तो उनकी जो नेशनलिटी ख़त्म हुई, तो फिर उसके बाद वो ब्लैक सितंबर हो गया यहाँ पे जॉर्डन में। और जमाल अब्दुल नासिर जो हैं मरहूम, वो सुलह करवा रहे थे अरब लीग का इजलास करके, तो उस जॉर्डन इसमें जॉर्डन और फ़लस्तीनियों के दरमियान, PLO के दरमियान, तो उससे चंद घंटे पहले जो है उनका हार्टवेल से इंतकाल हो गया। लेकिन यह है कि फिर एक तलखी पैदा हुई बहुत ज़्यादा, फ़लस्तीनियों की जो जॉर्डन के अंदर मौजूद सेंसिटिविटीज़ अपनी बहुत ज़्यादा हैं। तो जॉर्डन इस मरहले पे जो है वो कोई इशू ही नहीं होगा, जॉर्डन जंग छेड़ देगा, फ़लस्तीनी वहाँ तैयार हैं जंग छेड़ने के लिए। एक बात। दूसरी बात ये कि इजिप्ट, अच्छा इजिप्ट जो है, एक तो मैंने बताया ना कि इजिप्ट जब ये गज़ा इजिप्ट के पास चला गया, फिर ये 2008 में जब ये इलेक्शंस वगैरह हुए सारे। अच्छा, जमाल अब्दुल नासिर बड़े ज़बरदस्त पैलेस्टीनियन, प्रो पैलेस्टीनियन थे, और एक मरहला तो ऐसा आया था कि फ़लस्तीनी समझते थे कि शायद हमें आज़ादी अगर कोई दिला सकता है तो वो जमाल अब्दुल नासिर ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इजिप्ट के साथ। और फिर और ये स्विस का जब मसला हुआ तो जो है वो उसमें इसराइल अंदर इन्वेट कर गया था गज़ा के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे मैसेकर हुआ था बड़ा, खान यूनस में और रफ़ा के इलाकों में। और फिर उसके बाद जो है जब ये
सीरिया और मिस्र का जब अलायंस हुआ, ठीक है ना, तो उसमें गज़ा भी उसका हिस्सा था, जो थोड़े अरसे चली, रियासत नहीं चल सकी, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जो थी। लेकिन मैं आपको सिर्फ बात ही बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप इसमें आप चले जाए ना, क्योंकि 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जॉर्डन की हिस्ट्री, इजिप्ट की हिस्ट्री और बाकी अरब ममालिक की हिस्ट्री, और फिर इस पूरे रीजन की हिस्ट्री, और फिर ये है कि उसमें बाकायदा उस माहिदे का ये हिस्सा है जो इजिप्ट के साथ माहिदा हुआ है, जो कि एक तो ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था जॉर्डन के साथ, और फिर उससे पहले जो है कैंप डेविड हुआ था जिमी कार्टर के दौर में। तो उस माहिदे का बाकायदा हिस्सा है कि गज़ा से फ़लस्तीनी जो हैं वो ज़बरदस्ती या रज़ाकाराना तौर पे भी इजिप्ट में नहीं आएंगे। उस माहिदे में ये हुआ उसको जब 2008 में यहाँ पे जब इलेक्शन हो गया और हमास जीत गई और ये सारा हुआ, तो एक दीवार बना दी इजिप्ट ने, उस दीवार को तोड़ा गया। तो उसके नतीजे में ये जो पूरा जो सहराई सीना जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर फिर बहुत फोर्सेस के साथ लड़ाई हुई, और वो उसमें भी दाइश भी आ गई बीच में, और अजीब व गरीब से हालात हुए जो इजिप्ट की आर्मी ने उसे कंट्रोल किया। लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर दोबारा, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि हमास जो है वो अख़वान मुस्लिमून से जो है उनका लिंक है, दरमियान में मोहम्मद मुर्सी, तल्ख याद है। अब इशू ये है कि दो बातें कि उन्होंने की, फिर उन्होंने कहा कि अमेरिकन आएंगे यहाँ पे, और उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका जो है अपनी फ़ौज उतारेगा, या लेकिन जाहिर है कि फ़ौज जब उतारेगा तो फिर वो तो ट्रैप हो जाएगा। तो ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन इस वक्त जो है वो आप समझ लें कि मुझे इस बात का डर है कि ये ग्रे जोन, या जिसको कहते हैं ना कि ग्रे जोन वॉरफेयर में, यहाँ पे प्रॉक्सीज और हाईजैकिंग्स और किलिंग्स और साइबर अटैक्स, और फिर वो कहीं और मामला। अभी तो देखें ना, कतर के जो वज़ीर आज़म हैं और वली अहद हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें, जो है वो तुर्की के जो हैं वो सदर इन्वॉल्व हैं इसमें, इजिप्ट इन्वॉल्व है इसमें, सऊदी अरेबिया के वली अहद इन्वॉल्व हैं, यूएई का सरबराहान इन्वॉल्व है, ईरान की क़यादत इन्वॉल्व, और अभी लेबनान किसी तरह से स्टेबल हुआ है कि इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे, और लेबनान की आर्मी आई है, और आर्मी जो है उसने कहा है कि हमें 16 तारीख तक की डेट दें, और उसके बाद ये सारे मामला। अब उन्होंने कल जो है वो नेतन्याहू ने ये भी कह दिया कि जी देखें, वो अमेरिकन के आपके साथ जो हुआ था लेबनान में, हमने उसका भी बदला ले लिया। तो वो लेबनान के अंदर भी एक सूरत हाल अजीब सी हुई है कि भाई ये क्या। अच्छा, तो अब इस पूरी पिक्चर में सवाल ये है कि क्या ग्रेटर इसराइल और क्या यहाँ पर, अच्छा इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन है वो आया सऊदी अरेबिया का, और सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म का, क्योंकि अब तो देखें, अब तो बात कुछ और हो गई ना, अब तो 2 रियासत ही क्या, अब तो वो जो है वो ये हम जाए ना, जो मैंने आपसे बात की और पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा उसको नहीं याद, लेकिन ये कि ये जो 12 ट्राइब्स थे जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से मुनासबत से, जहाँ से बनी इसराइल के 12 कबाइल बनते हैं, तो उसमें नॉर्थ में जो है वो किंगडम ऑफ इसराइल और साउथ में किंगडम ऑफ जुदैया, जो यहूदा कह दें, जुदैया कह दें। अच्छा, अब इसमें यह है कि उसी में फिर वहीं से वो जो है वो अल्फाज निकाल के उन्होंने अदा किए कि जी ये जुदिया और सुमेरा के। तो अब इसमें जो है ये बात ये सारी कि ये इसको क्या यहाँ पर लेके जाना चाह रहे हैं इसराइली? अगर यहाँ लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर तो इसमें इराक भी है बहुत बड़ा, और इसमें जो है वो सीरिया भी है। अगर हम देखें आज के नक्शे में तो इराक तक जाता है ये ग्रेटर इसराइल, और सीरिया है तकरीबन पूरा, और सऊदी अरेबिया भी है। अच्छा, सऊदी अरेबिया भी है और इजिप्ट भी है। ये तो फिर एक बिल्कुल, अगर हम इसको आज की दुनिया के लिहाज से देखें तो फिर ये नक्शा तो है, ये इन नक्शों में तो फिर बहुत बड़े इलाके आते हैं। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो अब सवाल ये है कि वो उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ पे तो एक तासुर तो ऐसी ही ना कि फ़लस्तीन है ही नहीं, जैसे मतलब फ़लस्तीन इधर जाएं उधर जाएं। वो ये बात, बुनियादी बात एक भूल गए डोनाल्ड ट्रंप कि ये ग्रीनलैंड नहीं है, ना ये कनाडा है, ना ये जो है ये पनामा कैनाल है। ये जो है ये वो जगह है जहाँ पर ये हो भी नहीं सकता कि इनको कोई और जगह दे दी जाए, क्योंकि ये वो जो है ये होली लैंड है।
ठीक है ना, और इसके ये अर्ज़ मुक़द्दस है, यही ज़मीन है और यही जगह है। यहीं पे थर्ड टेंपल बनाना है उन्होंने, और यहीं पे जो है वो बहुत कुछ होना है आखिर ज़मां से पहले। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो ये जो है ये होली लैंड है, ये किबला अव्वल है, ये किबला अव्वल है। मतलब आप जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लॉट नहीं है तो दूसरी जगह कहीं हाउसिंग सोसाइटी बना दें, ये किबला अव्वल है। और यहाँ से यहाँ पे इसी तरफ मस्जिद किबलतैन, सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और फिर उसके बाद ये कि यहीं से मिराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, और यहाँ पे बहुत कुछ होना है आखिर ज़मां से पहले, ये उनका भी कहना है और ये सारे मज़ाहिब का कहना है। तो ये बिल्कुल वो पुरानी जो ऑर्थोडॉक्स जो है वो पुराने निकाल के उन्होंने मजहबी भी उसमें बात डाल दी, और उनको शायद इल्म नहीं है इस बात का कि ये जो इलाका है इसकी ये हाउसिंग वाला ये लैंड जो है ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, यही ज़मीन है जो होली लैंड है, यही ज़मीन है, ये मुतबादिल नहीं है कहीं कि किसी और मुल्क में आप कहेंगे हम यहाँ पे इनको जगह दे देते हैं और यहाँ पे। ये तो फटा पड़ा तो उन्होंने यूरोप के लोगों ने, भाई वहाँ पर ना होती ना जंगें होती तो जूस रहते ही यूरोप में रह रहे थे, तो वहाँ तो ये जो पहली जंग अजीम और उससे पहले के जो हालात पैदा हुए तो यहूदियों को निकाल के आप उन्होंने कहा भाई चलो उधर चले जाओ, तो वो एक जगह उन्होंने दे दी यहाँ पे। वरना तो ये तो जगह जो है यहाँ पे तो इसराइल का वजूद नहीं था। अच्छा, अब ये है कि वो इसको ब्रिटिशर्स छोड़ गए, इशू एडॉप्ट कर लिया इसको अमेरिका ने। अब ये बात कर रहे थे कि जंगों को हमने करना है ख़त्म। अच्छा, एक यहाँ पे एक तो मैंने कहा ना कि हिस्ट्री उस जहन में रखें कि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि अमेरिकन ट्रूप्स क्या उतरेंगी और अमेरिकन ट्रूप्स आके ऑक्यूपाई करेंगी, इसका कोई अभी इंडिकेटर नहीं है। बल्कि इंडिकेटर ये है, थोड़ी देर पहले जो बात हुई, लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सीरिया से, अब एसडीएफ वाले कह रहे हैं कि जी हमें कोई मैसेज नहीं मौसूल हुआ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने शायद कहा है कि मुझे 30 और 60 और 90 दिन का प्लान बना के दो कि हम सीरिया से निकलना है हमने। अच्छा, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से बात आ गई ना आगे। अच्छा, और ये बात आप ध्यान में रखें कि टर्की, सऊदी अरेबिया, अच्छा साथ ही उन्होंने वो तो ज़ेलेंस्की को तो फेंक दिया ना उठा के, वो तो कह रहा है कि मैं पुतिन से बात करने को तैयार हूँ किसी वक्त भी, और ये वो सारा। ये बात आप ध्यान में रखें कि जो अभी तक बात नहीं हुई, चाइना ने तो इसको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन यह है कि इसमें बात नहीं हुई अभी तक, रशिया ने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि रशिया तो अभी एक ही है ना, वो चाइना। और इसमें जो नेट अगर किसी को इस पूरे क्याओस में, अभी आपको बता दो इसराइल में क्या, इसराइल के लोग क्या सोच रहे हैं, वो घबराहट है इसराइल के अंदर कि ये क्या बात हो गई है, क्योंकि और इसमें अमेरिका के अंदर भी, और जर्मनी, फ्रांस और जो बाकी मुल्क हैं, बरतानिया, उनकी तरफ से भी ये जो हुआ है कि भाई ये कैसे, ठीक है ना। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इनकी जो यूनाइटेड नेशंस की एड है वो भी बंद कर दूंगा। जो ट्रक जा रहे थे और वो सारा जो सामान जा रहा था हॉस्पिटल्स का, इसे WHO तो पहले ही, वो तो पोलियो और ये सारे मामला। रशिया खुश है इस पर कि भाई वो US एड ख़त्म हो गई, क्योंकि वो कहता है कि US एड के थ्रू उन्होंने पूरी दुनिया में किया है अपनी कोल्ड वॉर के दौरान, तो उनको तो कोई इशू नहीं है। रशिया ने इसको बड़ा वेलकम किया है कि US एड जो है, US एड सिर्फ US एड के लिए नहीं इस्तेमाल होती थी, उससे बहुत सारा काम और भी तो लेते थे ना। ये जब जो भी ये एड वगैरह जाती है तो एक तो एड होती है वाकई, लेकिन एड के थ्रू फिर और भी तो काम होता है ना वहाँ से। डिस्कस कर लेते हैं, अब वक्फा लें फिर उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, PTI की जानिब से 8 फरवरी को जलसे की इजाज़त ना मिलने की सूरत में पंजाब भर में एहतजाज का फैसला किया गया है। देखिए अभी कल से क्या हालात यहाँ पे, आज तो 5 फरवरी की तारीख थी, कल से सियासत किस रुख पे जाती है। और बड़ी बदकिस्मती है कि मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान में ये इशूज़ चल रहे हैं, और साथ जो है ये पूरे ख़त्ते में और पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसराइल का रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो टाइम्स ऑफ इसराइल में अभी मैं 7th देख रहा था थोड़ी देर पहले कि ट्रम्प गज़ाज़ प्लान वोंट हैपन एंड इट कुड सर्टेनली शेक अप द रीजन। अच्छा, ऐसे होगा नहीं, लेकिन रीजन हिला ज़रूर दिया गया है। अच्छा, फिर यरूशलेम पोस्ट में 9th
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेंजरस डिल्यूजन्स, इजरायली ऑफिशियल रिएक्ट टू ट्रम्प्स गजा प्लान। और फिर उसके बाद 23 अगर मैं वहाँ पे देख रहा हूँ तो उनका एक ऑपेड आया है भी, इम्प्रैक्टिकल, इनकॉम्प्रिहेंसिव, इलीगल, ट्रम्प ट्रैप्स नेतन्याहू एंड सोज केओस विद यूएस टेक ओवर। अच्छा, प्लान फॉर गजा। इशू ये है, देखें 2-3 बात। पहली बात तो ये है कि ईरान को उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ईरान के साथ और बात सारी करेंगे, तो प्रेशर सारा आ गया अरब ममालिक के ऊपर। सब मुसलमान हैं सारे, लेकिन ज़ाहिर है कि एक ईरान के साथ कुछ अरब ममालिक है, तो ईरान को उन्होंने कहा कि ये मुझे कुछ हुआ, सब कुछ हुआ तो ये ईरान पे करेंगे, लेकिन हम ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर डालना चाहते हैं। लेकिन असल जो प्रेशर आया वो अरब ममालिक पे आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये बात एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो सीरिया है, मैंने आपसे कहा ना कि रशिया का रिस्पांस नहीं आया अभी तक, अभी रशिया खामोश है, चाइना का रिस्पांस आ गया, क्योंकि रशिया जो है उसने वो बशार अल असद की जगह जो दूसरा सेटअप आया है, अभी आया है, इसके ऊपर जो है वो तुलसी गैबर्ट जो है वो इसी के ऊपर वो कहती रही है बात कि अमेरिका सब स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है। माजी में वो जो है वो बशार अल असद से मिलती रही, तो अब दूसरा सेटअप आ गया। वो सेटअप आ गया है जिसको कतर, तुर्की, सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्क सारे, और ईरान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान के लिए वो ये बशार अल असद तो ऐसे ही थे, वो क्या किधर गया क्या नहीं गया। लेकिन जो रशिया है वो खामोश है। रशिया जो है वो इसलिए खामोश है, और यहाँ पर आप ये देख लेना कि टर्की और सऊदी अरेबिया और कतर जिस जगह मिल रहे हैं जाके, वो है ये अहमद शारा और वो गोलान की पहाड़ियाँ और ये सारे मामला। तो अभी तक देखना ये है कि क्या टर्की और ये मुल्क दरमियान में आएँ, या वहाँ से अहमद शारा जो है वो बिल्कुल इधर मार्च शुरू कर दें इसराइल की तरफ। क्योंकि वो टर्की और कतर और सऊदी अरेबिया सारे अगर किसी जगह पे और ईरान ज़ाहिर है कि उसमें ईरान का कोई इंटरेस्ट नहीं है बशार अल-असद। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि आगे जो है ये क्या वाकई ये ग्रेटर इसराइल वाली बात हुई है, ये दुरुस्त है, या ये कि डिप्लोमेटिकली कुछ और बात हो रही है। डिप्लोमेटिकली ये बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन हो ना हो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और मतलब है कि हम खुद यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो सऊदी अरेबिया जो है, लेकिन सऊदी अरेबिया क्योंकि ये भी एक सोच है वहाँ पे कि सऊदी अरब से क्या ज़रूरत है हमें नॉर्मलाइज करने की, हमें अब्राहम अकॉर्ड्स को क्या करना है, कोई माने ना माने, अमेरिका हमारे साथ है तो बस करो जो करना है करो। इसके ऊपर जो इजिप्ट है, मैंने आपसे कहा कि इजिप्ट की एक हिस्ट्री है, गज़ा इजिप्ट का हिस्सा था, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसी तरह से जॉर्डन की एक पुरानी हिस्ट्री है फ़लस्तीन के साथ। ये मुल्क ये जंग के लिए तैयार है, और अगर ये जंग के लिए तैयार है, एक ज़हन में रखिएगा कि अरब कॉन्टैक्ट ग्रुप बना हुआ है दरमियान में, जिसमें यूएई भी है, जिसमें अच्छा आज जो प्रेसिडेंट सिसी हैं उनकी बात बहरीन के फरमान आवाज़ से भी हुई है, ये सब आपस में राब्ते में है, और एक मुश्तरक कतर भी है, यूएई, टर्की और अरब, ये सारे एक फ़लस्तीन का ऐसा इशू है जिस पे सारे इकट्ठे हैं। और उसमें अब देखना ये है कि क्या वो ट्रूप्स को उतार के इंगेज, अच्छा सबसे ज़्यादा इसमें अगर कोई सुकून कहते हैं ना सुकून.com, तो वो चाइना होगा कि मिडल ईस्ट में अमेरिका फिर इंगेज हो गया, मिडल ईस्ट में एक लंबे अरसे के लिए इंगेज हो गया। ये फ़ौजों से लड़ने की तो वैसे भी दुनिया नहीं है, ये तो प्रॉक्सीज़ हैं, प्रॉक्सीज़ इसको इधर से हुतीज़ गए, उधर से ईरान कहता है मैं पता ही नहीं हुतीज़ किसके साथ हैं, लीबिया में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है। बात ये सारी कि वो तो कहेंगे हमें कुछ पता ही नहीं, हमारा क्या ताल्लुक है भाई। अच्छा, इशू ये सारा कि वो क्या दोबारा इंगेज वहाँ पे हो जाए, और वो इसका कोई ये इतना बड़े पैमाने पे होगा अगर ये खुदा न खास्ता फिर शुरू हो गया दोबारा। एक वहाँ पे सोच ये है कि जी ये जो गज़ा वाली बात हो रही है ना, यहाँ से एक सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है अब्राहम अकॉर्ड्स की। वो तो आप ज़िद कर रहे थे तो हमने माना कि भाई हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वरना तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की ज़रूरत ही नहीं है किसी अरब। तो ये भी वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। अब ये सारा जो है ये चला गया है सऊदी अरेबिया इसमें कलीदी कर, सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले स्टांस ले लिया, तुर्की का स्टांस तो बिल्कुल क्लियर है, इजिप्ट जॉर्डन वो क्लियर है, कतर का स्टांस बिल्कुल क्लियर है। अब ये सवाल है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कह तो दिया उन्होंने, लेकिन जैसे वो कनाडा की बात हो गई तो फिर अच्छा जी 1 महीने बाद सोचेंगे, वो क्या है जी वहाँ पे फौजें ले आओ 1 महीने के लिए। अच्छा जी ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड, अच्छा वो ग्रीनलैंड जाएंगे तो फिर क्या बना, ग्रीनलैंड का कुछ नहीं बना। वो सारे CIA के
लोगों को ख़त चले गए कि जी आप अपने अपने घरों पे जाएं और आराम फरमाएं, नए सीआई के लोग आएंगे वो काम करेंगे, पता नहीं वो कैसे होगा। इसी तरह से वो गल्फ़ ऑफ पनामा और मैक्सिको चेंज हो गया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ। तो इसे बात ये है कि इतनी तेज़ी के साथ, लेकिन ये जो मामला है ना, इस मामले में आप देखें कि सबसे जो खामोशी इख्तियार की है वो ये कोल्ड रिस्पॉन्स आया, उसको नहीं मानते। रशिया का इसलिए नहीं आया कि वो बशार अल असद के, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, रशिया इसमें ये भी सोच रहा है कि हम सामने लीबिया पे चले जाएंगे। तातस की जो वहाँ पर मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मुझे नहीं पता कि ऑफिशियली वहाँ पे क्या बात है, उनकी तरफ से क्या आता है, लेकिन एक सोच उनकी है कि सामने चले गए हैं ना लीबिया और अफ्रीका, इस वक्त खुला मेडिटेरियन दूसरा। ये रिवेरा की बात की है ना, ये इटालियन वर्ड है, वो साहली कोस्ट ने कहा या वो रिवेरा बनाएंगे, तो साहली जो कोस्ट है इटली में, इटालियन रिवेरा और फ्रेंच रिवेरा और ये सारे, तो वो यहाँ पे बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी और ऐसे होगा और वैसे होगा। तो अभी यह है कि वहाँ पे नेतन्याहू का स्टे लंबा हो गया है। ईरान के बारे में जो बात की थी वो उन्होंने वापस लेके उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे, और अगर वो न्यूक्लियर अपने आगे नहीं लेके जाते तो वगैरह वगैरह सारा। और वहाँ पर गज़ा के अंदर अब आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अभी तो पहली स्टेज के दरमियान में ही जो दूसरी स्टेज आने से पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो दरमियान में रुक गए इस वक्त। और देखना ये है इसके ऊपर कि आगे अब क्या रिस्पॉन्स, अगले चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने या हफ्ते, उसमें ये तय होगा कि यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो में, मैंने आपसे ना कि रशिया तो इस वक्त बिल्कुल खुश है कि वो नेटो से भी वो तो नाक रगड़वा दी ना ज़ेलेंस्की को, और पैसा भी उस पर डाल दिया कि तूने रखा है, ये किया वो किया, फलाना ढिमाका, यूरोप भुगते वो भुगते। चाइना ने इंगेज, ये अमेरिका यहाँ आता है तो चाइना ने यहाँ, चाइना खुश होगा कि वो कम से कम वहाँ से निकल के और यहाँ इंगेज हो गया मिडल ईस्ट में। और मिडल ईस्ट की लंबे साल वो फिर ख़त्म नहीं होता मामला, ठीक है ना। मतलब एक तंजीम ख़त्म होती है दूसरी बन जाती है, अलकायदा गई तो अलकायदा की जगह दाइश आ गई, दाइश की जगह कोई जो भी आती है वो पहले से भी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस होती हैं। अभी तो मैंने आपसे कहा ना कि ये हुकूमतों के दरमियान सारी बात हो रही है, लेकिन अगर इसमें कि दूसरे ग्रुप्स आ गए सामने दोबारा, तो वो फिर उसके नतीजे में मज़ीद वो फिर अब वो कहेंगे अच्छा ये पहले ये देखो ऐसे हुआ था, ये हमारे साथ गड़बड़ हुई थी, अब कोई दरमियान में ना आए। या ये है कि मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वो फिर पीछे हटेंगे और वो ये कहेंगे कि हमें क्या पता होती कौन है। तो इस इशू को हर हाल में डिप्लोमेटिक हल है इसका। अगर डिप्लोमेटिक हल नहीं होता तो उसके नतीजे में बड़ी जंग, बड़े मामलात, मशरिक़ वस्ता लिंक होता है फिर यूक्रेन के साथ, वो फिर लिंक होता है साउथ चाइना सी के साथ, वो फिर लिंक होता है पैसिफिक के साथ, वो फिर लिंक होता है, मतलब सारा आपस में डॉर से। तो दरमियान में फिर मेरी गुजारिश है अकाबरीन से कि यहाँ पे पाकिस्तान में बराह करम ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बातें हैं कि आगे जाके IMF के साथ अनसर्टन से ये इतनी दौलत पड़ी हुई है लोगों के पास जो चोरी का पैसा है कि ये इस वक्त करप्शन के ऊपर हाथ डाल के कि मैंने आपसे कहा ना कि ये दिन हफ्ते ये ऐसे ही नहीं है कि ये दिन इवेंट्स हो रहे हैं तेजी के साथ, तो उसमें ये अपने आप को हम जितनी जल्दी मुल्क में स्टेबिलिटी लाएंगे, करप्शन को पकड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ये कि टेररिज्म साथ ही कंट्रोल होगा, साथ ही जो है वो एक अनसर्टन दुनिया है और उसमें ये कि 2 महीने बाद क्या होना है, 4 महीने इसमें मतलब ये वो नहीं है हालात, एक तेज़ी के साथ हालत। तो कम से कम ये जो इंटरनल कैओस है इसको ख़त्म करके और जो मैन मेड क्राइसिस है ताकि यकसू होकर हम देख सकें कि भाई क्या रहा है दुनिया में, रीजन में क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं सारे। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज 5 फरवरी के हवाले से यकजहती में नज़र आई है, वैसे ही बाकी मामलात की यकजहती में नज़र आई। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।